Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. लक्ष्य बैच फॉर गेट 2022. ठीक है, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर डूइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरुआत करने वाले हैं यार. आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आएगा. इस साल हिंदी में आने वाला है. बोर्ड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये चीज अपना प्रॉमिस था और इस प्रॉमिस को फुलफिल करने आ गए हैं बेटा. लाइव आ गए हैं आपके लिए आज फर्स्ट लेक्चर लेके, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये कोर्स आपका 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड रहने वाला है. फर्स्ट मॉड्यूल इज द डिवाइसेस, सेकेंड मॉड्यूल इज द रेक्टिफायर, थर्ड मॉड्यूल इज चॉपर एंड इन्वर्टर, फोर्थ मॉड्यूल इज द अदर कन्वर्टर्स. तो इसमें मॉड्यूल 1, 2 और 3 आपको गेट में हेल्प आउट करेंगे. बट अगर आपको कंप्लीट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है तो आपको चारों मॉड्यूल्स अटेंड करने चाहिए. इसके अलावा बेटा इस कोर्स का जो पैटर्न रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ मिक्स पैटर्न एज इन, ना ही तो कंप्लीट नोट्स आपको डिक्टेट करके लिखवाए जाएंगे और ना ही सारी चीजें पीपीटी से की जाएंगी. दोनों चीजें रहेंगी. कुछ चीजें ग्राफिकल रहेंगी, कुछ चीजें पीपीटी रहेंगी, कुछ चीजें आपकी हैंड रिटन रहेंगी. मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट जो इंजीनियरिंग में काम आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हैंड रिटन. तो आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो. बाकी इसका पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एवरी डे ऑन माय टेलीग्राम चैनल गेट AIR1. तो इट्स योर चॉइस, आप पीडीएफ सेव करो, इट्स योर चॉइस, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो. लेकिन वन वे ऑफ टीचिंग, वन वे ऑफ मोड ऑफ टीचिंग नहीं होने वाला है. दोनों का मिक्स मोड आपको यहां पे मिलने वाला है. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें मैक्सिमम बच्चे जानते हैं आज की डेट में. लेकिन बेटा मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जो हमारी टीम है उसका इंटेंट समझिए. अगर आपने कल का लॉन्च इवेंट अटेंड किया होगा तो आप इंटेंट समझ गए होंगे कि हम लोग यहां पे क्या करने आए हैं. हम लोग चाहते हैं हर बच्चे को एम्पावर करना जो कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता. They should be able to get quality education at zero price. उसके लिए हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, यूट्यूब पे हैं और अनअकैडमी ऐप पे हैं. तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, एंड देन यू कैन एक्सेस एनी ऑफ आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. और मेरी स्पेशल क्लासेस बेटा इस सिंगल लिंक पे आपको मिल जाएंगी. अगर आपको मेरी आज की स्पेशल क्लास अटेंड करनी है, शाम 7:30 बजे है, आपको मिलेगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में. इसके अलावा आपके लिए मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है स्पेशल में, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और यहां पे आपको मिल रहे हैं 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन बिफोर गेट एग्जाम. ठीक है, तो यहां पे आपको 10,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं. 10,000 क्वेश्चन लगाने के बाद गेट का सवाल ना बने ऐसा इंपॉसिबल है. और आप चाहो तो बेटा प्लस पे आ सकते हो, जहां पे आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स भी आंसर होंगे. एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे. गेट, ESE, PSU, स्टेट AE, सेमेस्टर, हर तरह की तैयारी कराई जाएगी. कोई क्लास मिस हो गई, यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड. इसके अलावा अगर और ऊंचा जाना है देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो कि खुद गेट और ESE टॉपर होगा, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान बनवाएगा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन. आपको टेस्ट के एनालिसिस में सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी परफॉर्मेंस मालूम चलेगी. आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे डाउट्स क्लियर करेगी. अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो अंकित ESE, यू विल इमीडिएटली गेट 10% डिस्काउंट एंड यू कैन कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस. और ये नया बैच बेटा हमारा स्टार्ट हुआ है प्लस पे, जिसमें कि मैंने स्टार्ट किया है मेजरमेंट. डेली मैं 7:30 AM मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं प्लस पे. इसके बाद आने वाला है मशीन, और विशाल सर लेके आ रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम. तो जल्दी से आप और आपके EC वाले दोस्त जल्दी से ज्वाइन कर लो एज सून एज पॉसिबल. और बेटा इस महीने 6 तारीख, 13 तारीख, 20 और 27, ये चारों दिन यानी 4 संडे आप लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा एट 11 AM बाय द नेम कॉम्बैट. अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी चाहिए तब भी आप इसमें अपीयर करो ताकि अपना परफॉर्मेंस टेस्ट कर पाओ
और इसमें एनरोल करने के लिए कोड यूज कर लेना अंकित ESE, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अंकित ESE कोड के साथ बेटा आपकी 1 ईयर फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। 2 इयर्स के लिए जाएंगे, पर मंथ फीस मिनिमम है और आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक 1 ईयर होगा बेटा आपका 45,225 एंड 2 ईयर इज गोइंग टू बी 66,600। अगेन बेटर गो फॉर 2 इयर्स। आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड पे। इवन अगर ये भी पॉसिबल नहीं है देन यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम एन अकेडमी और आप ये पैसा बाद में भी दे सकते हो। तो बेटा आपके लिए हर तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चलो तो शुरू करते हैं यार। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ ऐसी फोरियर सीरीज मैं आपको बताऊंगा जिनसे पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप डिराइव कर सकते हो। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऐसी कौन सी फोरियर सीरीज हैं सिर्फ जिनको याद रख लेने से हमारा पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा। किरण माय फ्रेंड, द एंटायर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम last year. If you check out the videos, there are around 60 videos of power electronics in which we have covered the entire syllabus in English. Okay, and this time we will be covering in Hindi. Hello Ahmed, hello बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज क्या है। व्हाट इज दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कंट्रोल करती है पावर को और कंडीशन करती है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली वी कंट्रोल इन व्हाट फॉर्म डू वी वांट द पावर टू बी। हम ये काबू करते हैं कि पावर किस फॉर्म में जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, एज इन AC होगी, DC होगी। इसके अलावा या फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पावर में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, क्या आप वोल्टेज और करंट के वेरियस पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो? तो ये फील्ड होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर पावर से जुड़े हुए सभी पैरामीटर वी कैन कंट्रोल, देन बेसिकली वी एंटर द रियल्म ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो बात ये करते हैं कि आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं सबका अलग अलग रोल है यार। जैसे अगर हम बात करें इंडक्शन कह रहा हूं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो मशीन्स का क्या रोल है? जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ पावर, या फिर ये कह दो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। इस तरह का जो पावर कन्वर्जन होता है दैट इज डन बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। पावर सिस्टम एक बेटा कंप्लीट सिस्टम है जो जनरेशन से लेके पावर कंजम्पशन तक इन्वॉल्व है, दैट इज पावर सिस्टम। इसको कंट्रोल करने वाली फील्ड है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि पावर सिस्टम के पैरामीटर कंट्रोल करने हैं, मशीन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, तो दैट इज डन बाय मींस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काइंड ऑफ ये समझ लो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली पिक्चर में कम आता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है हमारी पावर के फ्लो को, पावर के फॉर्मेट को, पावर के पैरामीटर्स को। तो काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट द एंटायर माइंड ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर मशीन्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जनरेटर्स एंड मोटर्स, तो इसको सबको चलाने वाला कौन है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये फील्ड इतना इंटरेस्टिंग क्यों है कि इसके लिए लोग एमटेक भी कर लेते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। इतना क्या बड़ी बात है इस फील्ड के अंदर? बेटा ये फील्ड, सबसे पहली बात, जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हो जैसे डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ये उनका एप्लीकेशन है टुवर्ड्स द पावर जनरेशन, पावर कंजम्पशन, पावर ट्रांसमिशन। तो यानी हम इलेक्ट्रॉनिक्स को जब पावर सिस्टम में ले आए देन इट इज कॉल्ड एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये इसीलिए इतना फैसिनेटिंग है, या चलो बाद में बताते हैं किस लिए फैसिनेटिंग है, क्योंकि अभी एडवांटेज ड्रॉबैक्स की बात हम लोग करेंगे। तो बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर परिभाषा लिखी जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ पावर इंजीनियरिंग। मैं पावर इंजीनियरिंग बोलूंगा जिसमें मशीन्स, पावर सिस्टम सब आता है। इज अ ब्रांच ऑफ पावर इंजीनियरिंग that deals with
कंट्रोल एंड कंडीशनिंग, कंट्रोल एंड कंडीशनिंग ऑफ पावर। समझे भाई, पावर को कंट्रोल भी करता है, पावर को कंडीशन भी करता है। इसके अंदर देखो ये चीज से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि भाई इसके अंदर आता है AC टू DC कन्वर्टर, इसके अंदर आता है DC टू AC कन्वर्टर, इसके अंदर आता है AC टू AC कन्वर्टर, DC टू DC कन्वर्टर। तो ये सारे कन्वर्टर्स किसका हिस्सा हो जाते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखो हमने एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम यहां पे शो किया है। इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है, ये कहां से आ रही होगी बेटा? ये सोर्स से आ रही होगी, ये एक सोर्स से आ रही होगी, सच एज जनरेटर, सोर्स सच एज जनरेटर। अब ये पावर जनरेटर ने तो हमें एक फिक्स्ड फॉर्म में दे दी। जैसे अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस जनरेटर ने तो आपको 50 हर्ट्ज का AC बना के दे दिया, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर ने आपको 50 हर्ट्ज का एक AC बना के दे दिया। अब इसके बाद लेकिन मेरा डिजायर कुछ और था। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे मेरे मोबाइल का जो चार्जर है, अब मेरे मोबाइल को बैटरी चार्ज करने के लिए DC चाहिए, जबकि मेरे घर में क्या आ रही है? AC आ रही है। तो मेरे घर में जनरेटर से तो AC आ गई, पावर सिस्टम की मदद से मेरे पास AC पहुंच गया, लेकिन मुझे यूटिलाइज करना है बेटा DC, मुझे यूटिलाइज करना है DC। तो अब यहां रोल आता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सर्किट आ गया। सर्किट कैसा हो सकता है? ये देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के एग्जांपल रेक्टिफायर, ठीक है, फिर चॉपर, ये तो वो सर्किट्स हैं जो गेट के कोर्स में, इन्वर्टर, AC वोल्टेज रेगुलेटर, साइक्लो कन्वर्टर, ये सारे हो गए बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, ठीक है। अब इनको चलाने के लिए हमने लगाया कंट्रोल सर्किट, ठीक है। इनको चलाने के लिए क्या लगाया? कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट क्यों भाई? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ना, वो जीती जागती डिवाइसेस नहीं है, वो जीती जागती डिवाइसेस नहीं है, दे आर पैसिव डिवाइसेस, वो खुद से काम नहीं करेंगी। अब जब बेटा वो खुद से काम नहीं करेंगी तो उन्हें कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो ये चीज कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल सर्किट। अब जब देखो यहां पे ये बात आई गई तो एक और बात यहां पे जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एज स्विचेस काम करती हैं, यानी उनकी दो स्टेट होती हैं, ऑन और ऑफ। तो अब बेटा उसको कब ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है, ये हमारे हाथ से दबाने वाला बटन नहीं है कि मैं बटन के पास खड़ा हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता जा रहा हूं ना। इसके लिए पूरा एक ऑटोमेटिक सर्किट बनेगा एंड दैट सर्किट विल बी कॉल्ड एज द कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट बेसिकली दिमाग है इस कन्वर्टर का। कंट्रोल सर्किट का काम क्या है? ये मेक श्योर करना जो आप चाहते हो क्या आपको वही वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सारी एडजस्टमेंट कौन करता है? कंट्रोल सर्किट। अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट का आउटपुट जाता है लोड में, लेकिन कंट्रोल सर्किट को मालूम कैसे चलता है सर कि उसने जो आउटपुट दिलवा रहा है वो सही है या नहीं है? बेटा कंट्रोल सर्किट जो है यहां से एक फीडबैक भी लेता है इस टाइप से। यहां से क्या आ जाता है इसके पास? एक फीडबैक। या फिर ना इसको यहां से मत जोड़ो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको यहां से जोड़ लो आप, ठीक है। तो ऐसे ये यहां से एक फीडबैक ले लेता है। जब ये फीडबैक ले लिया तो इसे समझ आ गया, अच्छा जी ऐसा आउटपुट है, तो हमें तो क्या चाहिए था आउटपुट? हमारे पास एक रेफरेंस था, हमारे पास एक ब्रेन में आइडिया था, हमारे दिमाग में एक आइडिया था कि हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। अब हमने चेक कर लिया क्या वैसा ही आउटपुट आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो बहुत ही सही चल रहा है। तो बेसिकली जो एक नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम भी होता है, वो कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है? टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन द रेफरेंस वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो यहां पे एक रेफरेंस होगा, एक एक्चुअल वैल्यू होगी, तो आप यहां पे दूसरा इनपुट भी दिखा सकते हो, दैट इज रेफरेंस। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सर्किट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ोगे ना तो ये चीजें समझ आना शुरू होंगी। अभी कंट्रोल सर्किट, अगर जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर हम बात करें हमारे लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो एक कंट्रोल सर्किट है,
हमारी वॉशिंग मशीन में जो मदरबोर्ड लगा है दैट इज अ कंट्रोल सर्किट, क्योंकि वो उसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेसिफिकली जाऊं तो यहां पे ट्रिगरिंग सर्किट्स आ जाते हैं जो कि डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के काम में आते हैं। लेकिन अभी आप डिवाइस नहीं जानते, आप ट्रिगरिंग नहीं जानते, मैं ये मान के चल रहा हूं आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम जीरो हो। तो अभी बस आप ये चीज समझो कि ये जो कंट्रोल सर्किट है ये इसको ऑन ऑफ करेगा, इसके अंदर लगे हुए स्विचेस को, उनकी टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ ये कंट्रोल सर्किट कंट्रोल करता है। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगूंगा तो दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि अभी आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, चल तो बेटा ये तो बात हुई कि पावर इलेक्ट्रॉनिक करता क्या है और पावर इलेक्ट्रॉनिक का कन्वर्टर काम किस टाइप से करता है। अब बात है एप्लीकेशन की। तो आप मेरे पीछे लगा फिगर देख के इतना तो समझ ही गए होंगे कि सर एप्लीकेशन तो बड़े तगड़े दिख रहे हैं। चलो देख लें भाई। सबसे पहला है बेटा ऑटोमोटिव एंड ट्रैक्शन। ऑटोमोबाइल्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। कैसे? ज्यादातर आज के ट्रैक्शन सिस्टम में पावर इलेक्ट्रॉनिक है, शिप में पावर इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में पावर इलेक्ट्रॉनिक है, सबवेज के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फोर्क लिफ्ट, सब के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, अब आप आज के टाइम में ये देख रहे हो कि ज्यादातर जो आपके व्हीकल आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते जा रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फ्यूल अवेलेबल है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, वो खत्म होता जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं व्हीकल एंड वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय अदर मीन्स सच एज विंड, सोलर, टाइडल, इन सब से अगर जनरेट कर पाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे व्हीकल ऑपरेट कर सकते हैं। उन व्हीकल्स के अंदर क्या होता है, देयर इज अ बैटरी दैट ऑपरेट सच अ व्हीकल। तो अब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो होते हैं वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, उनके अंदर बेटा हमें पावर को कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी टू एसी। अगर हम उसके अंदर एसी मोटर से गाड़ी को चलाएं, अगर गाड़ी को आप एसी मोटर से चलाने वाले हो, आपके पास सप्लाई है डीसी, तो आप पहले उसे एसी में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल कनेक्ट इट टू द सप्लाई, कनेक्ट इट टू द मोटर। तो वहां पे आ गया हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ऐसे दूसरा देखो इंडस्ट्री, रोलिंग मिल, एलिवेटर, पंप, सीमेंट मिल, कंस्ट्रक्शन मशीनरी। देखो क्या होता है, जितनी भी मिल्स होती हैं जहां पे मशीनरी का यूज होता है, यहां पे इन मशीन को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करना पड़ता है। इनका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वैसा आना चाहिए जैसा आपको डिजायर्ड था। तो वहां पे भी क्या यूज होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो मशीन जो है ना एक तरीके से खुला सांड है, वो उसको छोड़ दो वो चलता रहेगा अपने हिसाब से, लेकिन आप वैसा नहीं चाहते। आप चाहते हो मशीन एकदम वैसा ही काम करे जैसा आप चाहते हैं, जितनी स्पीड पे आप चाहते हो उतनी पे चले, जितना वोल्टेज आप चाहते हो उतना वोल्टेज पैदा हो। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। रिन्यूएबल एनर्जी भाई, विंड सिस्टम, सोलर सिस्टम। एक सिंपल सी बात है, जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सेल जो पावर जनरेट करता है वो होती है डीसी, लेकिन अगर उसे ग्रिड में भेजना है तो क्या चाहिए बीच में, डीसी टू एसी कन्वर्जन। क्योंकि हमारा पूरा पावर सिस्टम एसी पे बेस्ड है, तो उसे इंटरफेस करने के लिए कन्वर्टर लगेगा, दैट इज योर अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद देखो डिफेंस एंड एरोस्पेस, सैटेलाइट, स्पेस शटल, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें किस पे चलती हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा सोचो जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनके अंदर देखें बड़े बड़े से दो पंखे होते हैं चमकते हुए, वो सारे सोलर पैनल होते हैं। जो उसके विंग टाइप से दिखते हैं ना सैटेलाइट के निकले हुए, वो सोलर पैनल है, यानी वो कौन सी एनर्जी से चल रही है, सोलर एनर्जी। तो बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर तो वहां भी चाहिए होगा। ठीक है, अब यहां पे यूटिलिटी सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, एफएसीटीएस, एचवीडीसी, यहां पे भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक आता है। जैसे अगर मैं बात करूं एचवीडीसी की, तो एचवीडीसी में सेंडिंग एंड पे क्या लगता है, एक एसी टू डीसी कन्वर्टर, और रिसीविंग एंड पे क्या लगता है, एक डीसी टू एसी कन्वर्टर। तो बेटा दोनों तरह के कन्वर्टर आपके यूज होते हैं इन केस ऑफ योर एचवीडीसी सिस्टम। डेली लाइफ, वैक्यूम क्लीनर, यूपीएस, कंप्यूटर, एसी। अब सर एसी कैसे, बेटा एसी के अंदर भी फीडबैक सिस्टम है। कैसे है सर फीडबैक सिस्टम, क्योंकि एसी क्या करता है, देखो मैंने एसी चला रखा है, मैं इसका एक टेम्परेचर सेट कर दूंगा, मैंने इसका टेम्परेचर सेट कर दिया, मुझे इस कमरे के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर रहने वाला है। ये टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या कमरे का टेम्परेचर 20 है, नहीं है जी,
तो वो क्या करेगा, एसी की वोल्टेज को बढ़ाएगा। अब एसी की वोल्टेज जब बढ़ेगी तो एसी और कूलिंग करेगा। फिर क्या करोगे, फिर वो फिर चेक करेगा, अच्छा जी अब हुआ क्या 20, अगर 20 से नीचे चला गया तो वो उसे बंद करेगा। तो ये कंट्रोल जो है, हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं वहां पे, हम कंट्रोल कर रहे हैं एसी में जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है बाय मींस ऑफ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर किस बेसिस पे काम कर रहा है, वो इस बेसिस पे काम कर रहा है कि इस समय पे टेम्परेचर क्या है। तो एक तो रेफरेंस टेम्परेचर हुआ जो मैंने रिमोट से फीड किया, और दूसरा एक्चुअल टेम्परेचर जो उसने सेंस किया कमरे में। इन दोनों को कंपेयर करके उसने ये डिसाइड किया कि अब एसी में हमें वोल्टेज कितनी अप्लाई करनी है। अब आता है एडवांटेजेस। अब बात यह आती है कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना क्या हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी पॉपुलर क्यों है, तो वो आती है बात एडवांटेजेस में। सबसे पहले बेटा हाई एफिशिएंसी। अब देखो बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर अगर एसी टू डीसी बनाना ही था तो आप एसी से क्या चलाते, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाते। सुनना ध्यान से, अगर आप 3 फेज एसी पे एक 3 फेज इंडक्शन मोटर रन करो तो क्या होगा, 3 फेज एसी से वो मैकेनिकल आउटपुट देने लगेगी। वो मोटर जब घूमेगी तो इट विल जनरेट मैकेनिकल आउटपुट। अब जब मोटर से मैकेनिकल आउटपुट आने लग गया मेरे भाई, तो ये मोटर को कपल कर दो एक डीसी जनरेटर से। ये डीसी जनरेटर के लिए बन गई क्या, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, जो डीसी जनरेटर को मैकेनिकल पावर देगी। यानी आपने क्या किया मेरे बच्चों, आपने 3 फेज एसी को पहले करा मैकेनिकल में कन्वर्ट। अब इस मैकेनिकल पावर को फीड किया एक डीसी जनरेटर में और वो वापस से इसे कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल में। तो आपने क्या किया, 3 फेज एसी टू मैकेनिकल टू डीसी। लेकिन बेटा मशीन्स जो होती हैं, रोटेटिंग मशीन्स जो होती हैं, उनके अंदर खासियत ये होती है, उनके अंदर होते हैं रोटेशनल लॉस। जब वो मशीन घूमती है तो उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से, विंडेज की वजह से लॉसेज आते हैं। अब बेटा अगर वहां पे लॉसेज आएंगे, अगर वहां पे लॉसेज आएंगे तो यानी जो 3 फेज एसी में पावर आपने ली थी और जो डीसी में आप पावर बाहर दोगे, इनमें बहुत मेजर डिफरेंस आ जाने वाला है, क्योंकि बीच में दोनों मशीनें काफी पावर खा जाएंगी। लेकिन जब हम इसी काम को रेक्टिफायर्स की मदद से करते हैं तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं, इनका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। सर ऐसा क्यों, देखो यहां पे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ना, स्विच की तरह काम करती है। मैंने बताया ना, जैसे आप एनालॉग के अंदर कहते हो बेटा कोई भी डिवाइस 3 रीजन में काम कर सकती है, कट ऑफ, सैचुरेशन और इसके अलावा एक्टिव। कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव। तो बेटा यहां पे लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 ही रीजन में काम करती है। अरे मेरे बच्चों तुम्हें इसे रीड करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम बहुत बेसिक चल रहे हैं, ज्यादातर चीजें हैंड रिटन रहेगी, काहे फॉन्ट के लिए घबरा रहे हो। तो यहां पे 2 हो सकते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन। तो बेटा दोनों ही केसेस में ना पावर लॉस बहुत कम होता है। क्यों होता है, कट ऑफ में करंट ऑलमोस्ट 0 होता है, सैचुरेशन में वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 होता है। तो दोनों ही केस में अगर V या I में से एक भी चीज 0 हो गई तो प्रोडक्ट तो 0 आना ही है, प्रोडक्ट तो 0 आना ही है। तो सबसे पहले आप ये बात समझोगे कि यहां पे लॉसेस होते हैं मिनिमम। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि बेटा देखो हमारी दुनिया के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा क्रंच है पावर का, सबसे ज्यादा क्रंच है आपका एनर्जी का। अब उसमें अगर आप इतनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा घाटा आ गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया हमको। इसीलिए एनर्जी वेस्ट ना हो, आपको ऐसे सिस्टम बनाने विच कैन बी जनरेटेड यूजिंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फिर देखो भैया हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी क्यों है, रिलायबल क्यों है बेटा, ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं बहुत रगेड होती हैं। रगेड का क्या मतलब है, जल्दी खराब नहीं होती, बहुत मस्त एकदम जानदार शानदार जबरदस्त बनी होती हैं डिवाइस। इसमें हाई करंट आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपना चिल होके चलते हैं, बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो यहां पे रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, ये फेल जल्दी होते नहीं है। वहीं जब आप रोटेटिंग मशीन्स की बात करो, डीसी मशीन, इंडक्शन, सिंक्रोनस, इनके अंदर रोटेटिंग पार्ट्स होने की वजह से इनको ना रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है। रेगुलरली आपको उसे ऑफ करके चेक करना पड़ेगा
कि भाई इसके अंदर कुछ ब्रशेस तो नहीं खराब हो गए, इसके अंदर बियरिंग्स तो नहीं खराब हो गए, बहुत चीजें जो बिगड़ जाती हैं चलते चलते, लेकिन ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होगा। फिर लॉन्ग लाइफ एंड लेस मेंटेनेंस, यही वाला पॉइंट अभी देखो मैंने आपको समझाया। लॉन्ग लाइफ और लेस मेंटेनेंस क्यों है? क्योंकि स्टेशनरी है, यहां मूविंग पार्ट है ही नहीं। अगर मूविंग पार्ट है नहीं तो जल्दी कुछ खराब भी नहीं होने वाला। फास्ट डायनामिक रिस्पॉन्स, फास्ट डायनामिक रिस्पॉन्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर आप इनपुट चेंज करें तो बहुत तेजी से डिवाइस रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि इनर्शिया नहीं है, क्योंकि इनर्शिया नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर रोटेटिंग मशीन्स की बात करें, आप उसकी स्पीड बदलना चाहो, आपने वोल्टेज बदली, एकदम से स्पीड नहीं बदल सकती क्योंकि उसके रोटर का इनर्शिया है। और आप जानते हो एनी सिस्टम दैट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन वांट्स टू कंटिन्यू इन दैट स्टेट until acted upon by an external force। वो चाहता है वो उसी स्टेट में चलता रहे, इवन अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भी वो अपोज करेगा, वो चाहेगा उसी स्पीड से वो चलता रहे। लेकिन यहां ऐसा कोई इनर्शिया नहीं है, तो ये भाई साहब बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड में। आप सोच लो, माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड की बात होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर माइक्रो सेकंड के टाइम को भी ज्यादा बोला गया है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, ये क्या हो रहा है, नैनो सेकंड पे बात करो। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, यहां पे क्या है, यहां पे कंट्रोल आपके पास है बेटा, कंट्रोल इन योर हैंड। सबसे बड़ी बात है आपके पास कंट्रोल है। ये कैसे है, ये आगे चल के समझ आएगा जब आप कन्वर्टर्स पे पहुंचोगे। मैं फायरिंग एंगल की बात करूंगा, मैं कंट्रोल की बात करूंगा, तब आपको समझ आएगा कैसे आपके हाथ में सारा कंट्रोल है। अब ड्रॉबैक पे भी आते हैं। सर ऐसा है तो फिर तो ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही लगा लो। सर आप तो बोल रहे हो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। नहीं, सब कुछ बढ़िया नहीं है, गड़बड़ भी होती है बेटा। यहां पे हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। सर हार्मोनिक्स क्या है? अब याद करो लेक्चर नंबर 0 जो लिया था, लेक्चर नंबर 0, लेक्चर 0 क्या लिया था हमने? लेक्चर 0 में हमने ये बोला था कि हार्मोनिक्स आर व्हाट? The sinusoidal term, the sinusoidal term whose frequency, the sinusoidal term whose frequency is a multiple of a single frequency, that is harmonics, that is harmonics। तो हमने बोला था हार्मोनिक्स कब आते हैं? जब कोई पीरियोडिक फंक्शन, जब कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है एंड इट इज नॉट साइनोसोइडल, पीरियोडिक है, स्क्वायर वेव है, ट्राइंगल है, सॉ टूथ है, कुछ भी है, बट बेटा वो पीरियोडिक तो है, साइनोसोइडल नहीं है, उसके अंदर क्या होंगे? हार्मोनिक्स। तो यहां पे स्विचिंग के कारण क्या होता है ना, वेवफॉर्म में एब्रप्ट चेंज आता है। जैसे स्क्वायर वेव होती है ना, स्क्वायर वेव होती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो जब स्विचिंग करते हो बच्चे तो वहां पे एब्रप्ट चेंज आपको दिखता है वेवफॉर्म के अंदर, और अगर एब्रप्ट चेंज हुआ और पीरियोडिक हुआ तो क्या होंगे? हार्मोनिक। अब दूसरी बात, दूसरा मूल मंत्र बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई सा भी कन्वर्टर उठा लो, एसी डीसी, एसी पीसी, कुछ भी उठा लो, सारे पीरियोडिक होते हैं। सब कन्वर्टर्स का ऑपरेशन पीरियोडिक होता है, इसलिए फोरियर सीरीज यहां अनडिस्पोजेबल है। बिना फोरियर के यहां कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबका ऑपरेशन इज पीरियोडिक। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स have periodic operation। लेक्चर नंबर 0 देख लेना भाई, अगर किसी को फोरियर सीरीज में दिक्कत है। have periodic operation and due to switching waveform is not sinusoidal। सडन चेंजेस आते हैं, waveform is not साइनोसोइडल। ठीक है, सो फोरियर सीरीज इज डिफाइंड फॉर ऑल वेवफॉर्म। हर वेवफॉर्म की फोरियर सीरीज होती है जो भी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जनरेट करेगा, और फोरियर सीरीज जब तक है तब तक हार्मोनिक्स है। ठीक है, लो इनपुट पावर फैक्टर, ये मैं आपको रेक्टिफायर में डिराइव कराऊंगा कि पावर फैक्टर क्यों कम होता है। पावर फैक्टर बेटा इसलिए कम होता है
मैं आपको अभी ऊपर से बता देता हूं, पूरा डिटेल में रेक्टिफायर में आने वाला है। यहां पे पावर फैक्टर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो हार्मोनिक्स होते हैं दे रिड्यूस द पावर फैक्टर। होता क्या है ना, अगर हार्मोनिक्स कुछ भी पावर कंज्यूम करते हैं तो वी क्लासिफाई दैट पावर एज अ रिएक्टिव पावर, जिस कारणवश क्या होता है, पावर फैक्टर घट जाता है। तो यहां पावर फैक्टर काफी कम मिलता है। रीजनरेशन ऑफ पावर इज डिफिकल्ट, यानी कि अगर मान लो आपने एसी से डीसी किया और वापस आप एसी में लाते हो तो आपको सेम ग्राफ नहीं मिलेगा, उसमें क्या रह जाएंगे, हार्मोनिक्स। सो यू कैन नॉट रीजनरेट द एग्जैक्ट सेम वेवफॉर्म जो आपको मिली थी, आपको एग्जैक्ट सेम वेवफॉर्म नहीं मिलेगी। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर हैव लो ओवरहेड कैपेसिटी। लो ओवरहेड का मतलब हुआ कि ये ओवरलोड नहीं लेते हैं, इनका ओवरलोड कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो इनपुट पावर फैक्टर कम होने के पीछे कारण डिस्टॉर्शन है, बट बेटा ये सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये चीज हम लोग करेंगे कवर, लेकिन रेक्टिफायर्स के अंदर। अभी देखो मैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पे बात करूं या मैं डिस्टॉर्शन फैक्टर पे बात करूं, ये चीजें अभी सही नहीं होंगी, ये चीजें अभी सही नहीं होंगी, इनका टाइम आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाई फूरियर सीरीज पे। हमें बेसिक तो समझ आया ना, देखो बेसिक समझ आया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों है, कहां यूज होती है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, बस इतना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का मतलब क्या है, ये कहां कहां यूज होती है ये भी हमें समझ आया, क्या इससे फायदे होते हैं ये भी समझ आया, और क्या इससे नुकसान होता है ये भी समझ आया। अब देखो अगर आप ये सीरीज को फॉलो करने वाले हो, इसके सारे नोट्स आपको यहीं पे अपलोडेड मिलेंगे लेक्चर के बाद। लेक्चर से पहले करूंगा तो कुछ लिखा ही नहीं होगा, खाली रहेगा। ठीक है, यहां पे मिलेगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हियर यू विल फाइंड ऑल द लेक्चर नोट्स। और ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये वाली जो स्क्वायर वेव है बेटा, ठीक है, एक काम करता हूं, इसको VT वर्सेस T कर देता हूं। ये बहुत स्टैंडर्ड स्क्वायर वेव है मेरे बच्चों, इसको V और -V कर लो। अब ये वेवफॉर्म के बारे में हमने बात की थी लेक्चर नंबर 0 में, जब मैंने आपको फोरियर सीरीज का बेसिक पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि साइनोसोइडल का कोएफिशिएंट कैसे आता है, साइन का, कोसाइन का, ये सारी चीज। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। स्क्वायर वेव का एग्जाम्पल भी मैंने लिया था। अब बेटा स्क्वायर वेव का एग्जाम्पल अगर लेते हो तो इसकी फोरियर सीरीज ये आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, n = 135 अप टू इंफिनिटी 4v by n pi sin n ओमेगा नॉट t। अब बात को समझना, यहां पे क्या होता है, ये जो वेवफॉर्म है दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक। क्या है ये, हाफ वेव सिमेट्रिक। हाफ वेव सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि आधी साइकिल के बाद जो ग्राफ आ रहा है दैट इज नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट हाफ साइकिल। यानी देखो ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है इसका नेगेटिव अगली हाफ साइकिल में आ रहा है, यानी पहले अगर v है तो यहां पे -v है। ठीक है, तो इसी वजह से हाफ वेव सिमेट्री के कारण इसके अंदर ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। सर ये ऑड हार्मोनिक्स क्या होता है बेटा, ऑड हार्मोनिक्स का यहां पे मतलब है कि हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब है, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज ऑड मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज ऑड मल्टीपल ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक है, और यहां पे आप एक चीज देखो कि nth हार्मोनिक का जो एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड को ऐसे टोपी से दिखाते हैं, कैप, हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू को दिखाते हैं कैप से। तो ये आता है 4v/n पाई, 4v/n पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या होता है, यहां पे n होता है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक, यानी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो आप ये समझ सकते हो कि एज ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक, जैसे जैसे बच्चे हार्मोनिक का ऑर्डर बढ़ता है, जैसे जैसे हार्मोनिक का ऑर्डर बढ़ता है
वैसे वैसे एम्पलीट्यूड गिरता है, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड गिरता है। ठीक है, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि जो आपका हार्मोनिक्स होता है nth हार्मोनिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो हम क्या कह देते हैं, जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक है, जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक है वो कम खतरनाक होता है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है। अब क्या कह रहे हैं आशीष, कह रहे हैं सर आप बहुत चोर चोर के पढ़ाते हैं, बताते हैं। छोड़ के क्या बेटा, ये अगर आप लेक्चर नंबर 0 अटेंड किए हो, फ्राइडे को हुआ था, तो मैंने वहां पे फोरियर सीरीज इसकी डेराइव कराई थी, वही फोरियर सीरीज मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे भी फोरियर सीरीज में सर ये हाफ वेव सिमेट्री क्यों होती है, सर हाफ वेव सिमेट्री से ये कैसे डेराइव हुआ कि ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, बेटा ये सब किसका पार्ट बनेगा, ये सब बनेगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का पार्ट। खुद सोच के देखो, अगर मैं पूरा सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ाने लग जाऊं आपको, तो वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी है बेटा, वो तो आपको एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो जैसे अभी पंकज सर ले रहे हैं सिग्नल, वो कराएंगे आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम में फोरियर सीरीज, वहां चमक जाएंगी ये सारी चीजें। तो बेटा अभी उतना रखो ना जितना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फुल डिटेल में करेंगे। लेकिन बेटा हम लोग अगर सिग्नल यहां पे बेसिक से करने लगे तो कोई सेंस नहीं है। तुहीन बेटा ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ ऐसा है तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस है, इफ दिस देन दिस। ऐसा मत सोचो कि ग्राफ में ऐसा क्यों हुआ, ग्राफ तो ऐसा ही था, हमने क्या किया बस इस ग्राफ का फोरियर सीरीज पे कमेंट किया है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, अगर इसको हम लोग शिफ्ट कर दें, सपोज मैं इसको शिफ्ट कर दूं बाय एन एंगल अल्फा, ये जो एक्स एक्सिस है अगर इसे ओमेगा नॉट टी कहें और मैं ये कह दूं कि मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है बाय एन एंगल अल्फा, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी हैव राइट शिफ्टेड द स्क्वायर वेव, we have right shifted the square wave by an angle alpha, by an angle alpha। समझ रहे हो बात को? अब बेटा देखो, अब ये वेव फॉर्म ना तो ऑड रह गई, ना तो ये वेव फॉर्म इवन रह गई। अब ना तो ये ऑड रह गई, ना तो ये इवन रह गई। इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके लिए हमें साइन और कोसाइन दोनों का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओ तो यहां पे दिस वेवफॉर्म इज नाइदर ऑड, दिस वेवफॉर्म इज नाइदर ऑड नॉर इवन, इसीलिए ना इसका an भी नॉन जीरो और bn भी नॉन जीरो। अब भाई ये तो सर डबल ट्रबल हो गई, दुगनी मेहनत पड़ जाएगी। दुगनी मेहनत क्यों पड़ जाएगी, क्योंकि यहां पे an भी निकालना पड़ेगा और bn भी निकालना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं, हम इसका फायदा उठाते हैं राइट शिफ्टिंग का। तो मैं क्या कहता हूं कि प्रीवियस जो स्क्वायर वेव थी उसकी फोरियर सीरीज क्या थी, उसकी फोरियर सीरीज ये थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ राइट शिफ्ट अगर आप सिग्नल में देखे हो तो राइट शिफ्ट में टी में से सबट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टी में से सबट्रैक्ट। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस देखो मेरे बच्चों तो वो टी नहीं है, वो ओमेगा टी है। तो मैं कहता हूं ओमेगा नॉट टी माइनस अल्फा, यानी ओमेगा नॉट टी में अल्फा का शिफ्ट। मैंने क्या किया, ओमेगा नॉट टी में अल्फा का शिफ्ट कर दिया। तो मेरे बच्चों यहां पे क्या होगा, ये फोरियर सीरीज बन गई n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4v बाई n पाई साइन n ओमेगा नॉट टी माइनस n अल्फा। देखो हो गया ना जुगाड़ से। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कोसाइन भी आएगा, लेकिन यहां तो बस साइन है। अरे मेरे बच्चों अगर आप इस साइन को खोलोगे साइन a माइनस बी से, तो यहां पे कोसाइन भी बनेगा, साइन n ओमेगा नॉट टी कॉस n अल्फा
कॉस एन ओमेगा नॉट टी साइन एन अल्फा। तो एक्चुअली दोनों आ रहे हैं, भले ही आपको दिख साइन में रहा है, लेकिन ये साइन और कोसाइन ना एक्चुअली जुड़ करके एक हो गए हैं, इसीलिए आपको एक ही नजर आ रहा है। समझ गए? तो माइनस अल्फा क्यों हुआ? बिकॉज इट वॉज राइट शिफ्टेड। तो सिग्नल में आप पढ़ते हो कि राइट शिफ्ट के अंदर आपको माइनस अल्फा करना होता है। अभिनव, अगर ये एक्सिस टी की होती तो ये एंगल नहीं होता, फिर ये टाइम होता बेटा। अगर ये एक्सिस टी में चल रही होती तो इट वुड नॉट बी एन एंगल, इट वुड बी अ टाइम। तब मैं क्या करता? एन ओमेगा नॉट ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट, ऐसा करता ना। एन ओमेगा नॉट बाहर निकाल लेते, टी माइनस टी नॉट अंदर आता, तब ये काम हो जाता। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे क्या है ये मैटर करेगा, टी है या ओमेगा नॉट टी है। ओमेगा नॉट टी है तो उसमें से घटाओ, और टी है तो टी में से घटाओ। ठीक है। क्वाजी स्क्वायर वेव। अब देखो क्वाजी स्क्वायर वेव का क्या मतलब होता है? इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर वेव। इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर वेव। यहां पे बीच बीच का पोर्शन जीरो है ना, तो यहां पे हम वेव फॉर्म में ऐसा कह रहे हैं बच्चों कि देखो अगर ये वी टी है, ये ओमेगा नॉट टी है, ठीक है, तो मेरे भाई ये v होगा, ये माइनस वी होगा, ये थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, ये पाई प्लस थीटा, तो ये 2 पाई माइनस थीटा। तो बात को समझना, यहां पे आपने 0 से थीटा आगे शिफ्ट कर दिया है और पाई से थीटा पीछे शिफ्ट कर दिया है, यानी 0 से थीटा का गायब कर दिया और पाई माइनस थीटा से पाई तक का गायब कर दिया। ठीक है। तो श्रवण बेटा ये तो अंडरस्टूड है ना, अगर मैं पीरियोडिक बोल रहा हूं तो ये लेफ्ट में जा रही होगी बाबू, ये चीज लेफ्ट में जाएगी। इतनी सी बात समझना कितनी बड़ी बात है, ये तो समझ जाओ, लेफ्ट में जाएगी। नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर वेव। ठीक है। अब देखो आपको अगर इवन ऑड चेक करना है, मैंने तरीका क्या बताया है, इवन ऑड अगर चेक करना है तो आपको नेगेटिव में ड्रॉ करना पड़ता है। कैसे करते हैं सर ड्रॉ नेगेटिव में, ये भी बता दो। तो बताते हैं भाई, देखो पहले ना पॉजिटिव वाला ही ग्राफ बना लो। फर्स्ट यू ड्रॉ एज पॉजिटिव, एंड गाइस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंग्लिश इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द चैनल, so don't worry about the language, you already have a power electronic course by me on this channel in complete English. I took that last year. अब देखो क्या करना है, पीछे का बनाने के लिए आपको इस पूरे टाइम एक्सिस में से ना 2 पाई कम करना है, 2 पाई कम करना है। आयुष बेटा हाफ वेव सिमेट्रिक तो है ही ना, क्या बात करते हो यार, हाफ वेव सिमेट्रिक तो अभी भी है, तो ऑड ही हार्मोनिक्स आएंगे, लेकिन ये इवन या ऑड नहीं है अब, तो इसमें साइन और कोसाइन दोनों टर्म आएंगे, लेकिन आएंगे ऑड ही हार्मोनिक्स। तो आप बात को ये समझो, हाफ वेव सिमेट्री से डिसाइड होता है ऑड या इवन हार्मोनिक, और ऑड या इवन फंक्शन से डिसाइड होता है साइन या कोसाइन। ऑड इवन फंक्शन कैसे देखते हैं? सिमेट्री से देखते हैं, और हाफ वेव सिमेट्री बताती है हार्मोनिक के ऑर्डर का। ठीक है। अब देखो पीछे का बनाएंगे तो ये बेटा 2 पाई वाला तो आ गया 0 पे, 2 पाई घटा लो ना, 2 पाई माइनस थीटा वाला आ गया माइनस थीटा पे, पाई प्लस थीटा वाला आ गया कितने पे, इसमें से 2 पाई घटाना तो माइनस पाई प्लस थीटा पे, ये बन गया बक्सा एक। ठीक है। मैंने इनमें से 2 पाई गिराया है, पाई में से 2 पाई गया तो माइनस पाई, पाई माइनस थीटा में से 2 पाई गया तो माइनस पाई माइनस थीटा, थीटा में से 2 पाई गया तो माइनस 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है। सब में से आप 2 पाई कम कर लो, ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब अगर आप नोटिस करो बेटा, थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन। मैंने बताया भी था लेक्चर नंबर 0 में कि ऑड इवन कैसे चेक होता है।
कि आप जीरो के पीछे का वेव फॉर्म बनाते हो और अगर इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज मिला देन इट इज अ ऑड फंक्शन, देन इट इज अ ऑड फंक्शन। अब जब ये मालूम चल गया कि भाई ये ऑड फंक्शन है तो इसकी फोरियर सीरीज में सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, ओनली साइन टर्म्स एग्जिस्ट, ओनली साइन टर्म्स एग्जिस्ट। ठीक है, सिर्फ साइन टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं इस लॉजिक से कि ए नॉट जीरो होगा और ए एन जीरो होगा, बट बच्चों बी एन जो होगा दैट विल बी नॉन जीरो। तो हमें बी एन निकालना है, बेसिकली बी एन निकालना है। अब अगर बी एन की बात करें तो पीरियड इसका 2 पाई है। आप इसके अंदर दो इंटीग्रेशन लेंगे, एक थीटा से पाई माइनस थीटा जहां पे कि ये है v साइन एन ओमेगा नॉट टी डी ओमेगा नॉट टी। ठीक है, फिर अगला आप लोगे पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा, वहां पे ये है माइनस वी, नेगेटिव चल रही है ना वेव फॉर्म, ऊपर ही देख लो अभी, डी ओमेगा नॉट टी। ठीक, अब v तो आप कॉमन निकाल लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है 2v बाय 2 पाई और यहां पे n से डिवाइड भी होगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो देखो बच्चों मैंने क्या किया ना, बेसिकली इंटीग्रेशन में जो नीचे n आता वो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया और ये माइनस और साइन का इंटीग्रेशन भी माइनस, तो ये हो गया प्लस कॉस एन ओमेगा नॉट टी पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा, ये बना। यहां तक क्लियर हुआ? हमने क्या किया, 2 बाई 2 पाई क्यों लिया है ऋषभ बेटा? अगर आप फोरियर सीरीज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो 2 बाई टाइम पीरियड आता है और मैंने आपको बताया मैं यहां पे टाइम पीरियड कैसा ले रहा हूं, ओमेगा नॉट टी में ले रहा हूं, तो 2 पाई पाई, तो इसका पीरियड 2 पाई है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, v बाय एन पाई, कॉस का अंदर अगर आप लिमिट डालो माइनस की वजह से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ठीक है, फिर प्लस की वजह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा सेम होते हैं और कॉस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये भी सेम होते हैं। ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ना ये सेम है, कॉस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा सेम होता है। ठीक है, ये लिमिट्स थी ना यार, अभी पीछे ही तो मैंने बताया, तो बराबर आ गए और ये दोनों बराबर होंगे 2 कॉस एन पाई माइनस एन थीटा, तो 2v बाय एन पाई। ठीक है, अगर आप इसको ओपन कर लो ना, कॉस एन थीटा कॉस एन पाई, साइन एन पाई तो जीरो ही हो जाएगा। अगर आप इसको खोलोगे कॉस एन पाई माइनस एन थीटा क्या होगा, कॉस एन पाई कॉस एन थीटा प्लस साइन एन पाई साइन एन थीटा, साइन एन पाई तो जीरो होगा तो दूसरी टर्म गायब हो गई, बचा ये। अब जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड। अब मैं क्या कहता हूं कि बी एन क्या हो गया, 2v बाय एन पाई कॉस एन थीटा 1 माइनस कॉस एन पाई। अब देखो बेटा, अगर यहां पे आपने n को इवन रखा, n को जैसे मान लो 2 रखा, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई, 1 माइनस कॉस 2 पाई कितना होगा, 0 होगा। तो ये वैल्यू आएगी 0 अगर n है आपका इवन। ठीक है, फिर अगर आपने n को ऑड रखा तो 1 माइनस माइनस 1 क्या आएगा, 2।
तो ये आएगी 4v/n पाई इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पे फोरियर सीरीज, सॉरी 4v/n पाई के बाहर एक टर्म और आएगी ना, cos n थीटा। हाँ, ये कैसे हुआ ना, जैसे cos पाई लेते, cos पाई होता -1, 1 माइनस -1 होता 2। तो अब यहां पे आपके पास फोरियर सीरीज क्या आएगी, देखो यहां पे भी क्लियर हो गया ना, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। इवन पे तो ये वैल्यू 0 आ रही है, तो सिर्फ क्या आ रहे हैं आपके पास, ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। cos n थीटा sin n ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो ये बन गई। आप ना इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, इसी का ना एक और फॉर्मेट होता है, ये चीज आप इन्वर्टर्स के अंदर पढ़ते हो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, साइन एन डी, साइन n π/2 और साइन n ओमेगा नॉट टी। सर ये एन डी क्या है, डी क्या होता है बेटा, यहां पे डी का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो इसको लिखने के ना दो तरीके होते हैं। सेकंड वाला तरीका याद करोगे तो भी सही है, क्योंकि इन्वर्टर्स में तो उसे याद करना ही करना है, आपकी इच्छा आप किस तरीके से याद करते हो। तो देखो ये थीटा से पाई माइनस थीटा था ना, इस विड्थ को हम 2d कहते हैं। तो d बेसिकली क्या होता है कि अगर इसके मिड पॉइंट से देखा जाए तो दैट इज d, ये विड्थ होती है d। ठीक है, समझ में आया, d बेसिकली है क्या। और ये हमने लिख कैसे दिया यार, ये हमने लिख कैसे दिया, ये हमने ऐसे लिख दिया कि थीटा को मैं कह सकता हूं π/2 माइनस डी। इस टाइप से ये कन्वर्जन आया, कॉस से साइन आए हो, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस डी क्या होगा, साइन। इस टाइप से हमने बना दिया, समझ में आ गया। तो ये होती है क्वाजी स्क्वायर वेव। तो देखो आपको दो फोरियर सीरीज बेटा याद करनी है, एक तो ये वाली, एक तो ये फोरियर सीरीज आपको गेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, मैं ये कह सकता हूं पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये याद करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको घोंट लेना, जैसे भी रटो, सिंपल ही है। और दूसरा फोरियर सीरीज जो आपको याद करना है, ये तो शिफ्टिंग से आ गया था, इसमें तो कुछ खास है नहीं। दूसरा ये क्वाजी स्क्वायर वेव वाला बच्चे, ये जो है ना, ये फोरियर सीरीज आपको याद करनी है। ठीक है, एक ये फोरियर सीरीज याद रखनी है, तो दो फोरियर सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, cos n थीटा का क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, ये मैथमेटिकल होती है फोरियर सीरीज। अब तुम ये थोड़ी कहोगे फोरियर सीरीज में साइन n π/2 का क्या रोल है, साइन n d का क्या रोल है, cos n थीटा का क्या रोल है। ये तो हमने डिराइव किया है मैथमेटिकली कि फोरियर सीरीज की वैल्यू इतनी आती है। ठीक है बेटा, ये सब ना हमें यूज करना है, इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपको ये चीज समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के कन्वर्टर्स। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों नहीं, क्योंकि संजय ज्यादातर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ना एंगल की टर्म में बात होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो जब एंगल की टर्म्स में बात होती है तो मैंने पूरा डेरिवेशन भी एंगल की टर्म्स में ही किया है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल का एवरेज वैल्यू डीसी कंपोनेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पे फोरियर सीरीज डिफाइंड ही नहीं है। लो भाई, लास्ट स्टेप कैसे किया सर ये बता दो। लो, cos n थीटा इज cos n π/2 माइनस एन डी। तो यहां पे लिखोगे cos n π/2 cos n d प्लस sin n π/2 sin n d। ये हो जाएगा 0। क्यों सर, n को ऑड रख के देखो जरा, n को जरा अगर ऑड रख के देखो तो ये 0 आ जाएगा ना, π/2 3 π/2 5 π/2, तो ये 0 आ जाएगा बस। अब यार टोटल दो फोरियर सीरीज याद करनी है, जिसमें एक में cos n थीटा बस एक्स्ट्रा आया है। इसमें ट्रिक क्या रखोगे यार, ये इतना यूज हो जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि आपको याद ही हो जाएगा।
ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना बच्चों, ये π/2 है, इसलिए ये सेंट्रल पॉइंट π/2 है। ये भगवान, चलो ठीक है। अब देखो ये जो वेवफॉर्म है बेटा, ये आपको दिखेगी कहां पे, वाह रे वाह, लॉट ऑफ सिग्नल सिस्टम। बेटा सिग्नल का एकदम बेसिक एक राइट शिफ्ट यूज किया, और फोरियर सीरीज मैंने पढ़ाया है अहमद, फोरियर सीरीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। हाँ हाँ, ये सब पीडीएफ मिलेगा। देखो अब ये जो फोरियर सीरीज है ना, ये जो वेवफॉर्म है, ये इन्वर्टर्स में देखी जाती है। कहाँ? इन्वर्टर्स में। तो सर इसका भी फोरियर सीरीज याद करेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, इसको ना मैं तोड़ूंगा, देखना, इसको मैं 2 ग्राफ में तोड़ूंगा, आप देखते जाओ। कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर उठा लेते हैं, ठीक है। देखना यार ध्यान से, तब आपको समझ आएगा। ये 2 फोरियर सीरीज से आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर घमासान कर सकते हो, मतलब आग लगा दोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ये 2 फोरियर सीरीज याद है। ठीक है, ये बना। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो देखो वेवफॉर्म ऐसे ले लो, सिंपल स्क्वायर, ठीक है, ये ले लिया सिंपल स्क्वायर, ये v और ये -v। अब बीच में से देखो, बीच में से 2v गया है और इधर -2v गया है, तो v में अगर मैं v ऐड कर दूं, v में अगर मैं v ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? 2v, और -v में -v ऐड कर दूं तब भी क्या मिलेगा? 2v। अब अगर इसका पीरियड आप फिर से ये बोलो कि 2π है, 360 है, तो ये 6 इंटरवल ना 60-60 के बनते हैं, π/3, 2π/3, पाई, 4π/3। मैंने फिर से एक्सिस को टाइम से किस में कन्वर्ट कर लिया? एंगल में। किस में कन्वर्ट कर लिया? एंगल में। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया भाई। अब यहां पे आप एक चीज समझें कि अब आपको दोनों की फोरियर सीरीज पता है ना, स्क्वायर वेव की भी पता है और क्वाजी स्क्वायर की भी। इसकी क्या थी अभी देख के आ रहे हो, 135 अप टू इंफिनिटी 4v/n साइन n ओमेगा नॉट टी, ये थी। ठीक है, और दूसरे वाले की क्या थी? 135 अप टू इंफिनिटी। अब सर यहां थीटा क्या है? ध्यान से देखो, ये था थीटा, ये था पाई माइनस थीटा। तो जरा कंपेयर करना, थीटा नजर आ रहा है π/3 है, तो cos n थीटा की जगह cos n π/3, ठीक है, साइन n ओमेगा नॉट टी। समझ में आया? जस्ट अ मिनट। अब मैं क्या कह सकता हूं भाई, Vt विल बी सम ऑफ द टू वैल्यूज 135 अप टू इंफिनिटी 4v/n साइन n ओमेगा नॉट टी। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4v/n cos n π/3 साइन n ओमेगा नॉट टी। तो देखो यहां पे ये बन गई ना फोरियर सीरीज। अब समझ आया कितनी मेहनत बच गई भाई, यहां पे कितनी मेहनत बच गई, ये समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक चीज सोचो, अगर n3 का मल्टीपल होता, अगर n3 का मल्टीपल होता, ऑड में चल रहा है ना, जैसे 3, 9, 15, 21 ऑड में है, एंड मल्टीपल ऑफ 3,
ऑड तो चलना ही है, यहां लिखा है ऑड, तो बेटा यहां पे cos n पाई बाय 3 होता -1, देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर एब्सेंट। समझ में आया बेटा? cos n पाई अगर n पाई बाय 3 अगर 0 हो गया तो 1 प्लस cos n पाई बाय 3 इज 0। cos n पाई बाय 3 आ गया आपका -1। अगर ध्यान से देखो, अगर ये -1 आ गया तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0। यानी थर्ड हार्मोनिक के मल्टीपल गायब होते हैं, थर्ड हार्मोनिक के मल्टीपल्स गायब होते हैं। तो यहां पे आपका VT क्या आता है फिर इस लॉजिक से? यहां 135 की जगह लिखते हैं 6K ±1। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही पड़ा रहने दो। सिक्स के ±1 का मतलब कौन से हार्मोनिक आएंगे? 5th, 7th, 11th, 13th, ये सब चलेंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो चले ही गए, 3 के मल्टीपल तो गायब हो गए ना। तो ये फोरियर सीरीज आपकी इन्वर्टर्स में देखने मिलती है। ठीक है, बस आपको कौन सी याद रखनी है? एक तो स्क्वायर वेव, एक क्वाजी स्क्वायर वेव, उससे सब बन सकता है। जबकि पता है जब मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था ना, तो मैंने इसको 6 स्टेप में डिराइव किया था। अब आप ये सोचो, अगर आप 2 फोरियर सीरीज याद कर लो, इतनी तगड़ी वेव फॉर्म भी आप ऐसे ही निपटा दोगे। 6 क्या 12 स्टेप हो गए, तोड़ लेना उसे मल्टीपल में, क्या जाता है? तोड़ दो जितना तोड़ सकते हो और बनाते चलो वेव फॉर्म। ठीक है, चलो। हाँ, थीटा माने स्टार्टिंग पॉइंट ना, थीटा से पाई माइनस थीटा। 1 to 4 क्यों नहीं लिए? माने 1 to 4 क्यों नहीं लिए, क्या मतलब हुआ? कुंदन अभी तो डिराइव किया इसकी फोरियर सीरीज में ऑड हार्मोनिक होते हैं। अच्छा, यहां पे कह रहे हो, लो भाई, पहला तो 1 ही आएगा, फिर 5, 7, 11, 13, 2, 4, 6, 8 तो गायब ही थे बेटा, 2, 4 तो गायब ही थे पहले ही। कहां थे ऑड? इवन तो पहले भी गायब थे, अब 3 वाले भी गायब हो गए। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। चलो ये वाला जाने दो, इतना टफ क्वेश्चन करने की हमें क्या जरूरत है। ये देखो, xt इज आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल विथ पीरियड t. Its trigonometric Fourier series contains no term of the frequency 2 pi by t into 2k. Also no sine terms are present. So then xt satisfies the equation. xt कैसी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? No sine terms are present. बताओ भाई, जल्दी से बोलो। Which option will be correct? मैं क्वेश्चन 1 इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ट्रायंगल वेव यहां डिराइव करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो यूजलेस है, वो यूजलेस है। ठीक है, वेवफॉर्म इज फोरियर, एक्सप्लेन करते चलिए सर। वेवफॉर्म इज फोरियर, एक्सप्लेन करते चलिए, क्या मतलब हुआ इसका? वेवफॉर्म इज फोरियर, अजीब सी बात है। देखो यहां पे ये क्या है? दीज आर even multiples of 2 pi by t, that is omega naught। एक चीज देखो ना, ओमेगा नॉट 2 पाई बाई टी में क्या मल्टीप्लाइड है? 2k, यानी कि नो इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। तो यहां पे कौन से हार्मोनिक्स हैं फिर? अगर इवन नहीं है तो सिर्फ ऑड है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। ठीक है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। अगर ऐसा हुआ, सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट हुए बेटा, तो आप यहां पे क्या कह सकते हो? हाफ वेव सिमेट्री। और बच्चों जिन्होंने लेक्चर 0 नहीं अटेंड किया और सिग्नल भी बिल्कुल नहीं आता, उन्हें दिक्कत आएगी फोरियर सीरीज में, इसीलिए कह रहा हूं लेक्चर 0 देख लेना। हाफ वेव सिमेट्री ये कहती है
कि आधे इंटरवल के बाद सिग्नल नेगेटिव हो जाए, ठीक है, आधे पीरियड के बाद सिग्नल हमारा नेगेटिव हो जाए। ये बात क्लियर हुई। अब ये प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए। और क्या है देखो, नो साइन टर्म्स आर प्रेजेंट, यानी इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल है तो x ऑफ t इज x ऑफ माइनस टी, और पीरियोडिक की वजह से माइनस टी प्लस माइनस टी। ये वाला कैसे आया, पीरियोडिक से। भाई अगर आप t ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यही तो पीरियोडिसिटी है, यही तो पीरियोडिसिटी है। तो यहां पे क्या आएगा आंसर, यहां पे आएगा सी, दैट विल बी सी, ठीक है, आंसर विल बी सी। ये इवन भी है और इसके अंदर हाफ वेव सिमेट्री भी है। चलो अगला क्वेश्चन, द सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ। सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, कर सकते हो दीपक, पैरेलली देख सकते हो पावर सिस्टम के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी दिक्कत वाली बात है। क्या आ रहा है, ए, बहुत ही बढ़िया, आंसर विल बी ए। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक, दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ये हाफ वेव सिमेट्रिक है तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, ठीक है। और ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं माने सेकेंड हार्मोनिक एम्पलीट्यूड, सेकेंड हार्मोनिक एम्पलीट्यूड इज 0, क्योंकि सेकेंड वाला तो इवन हो गया ना। बेटा इसके लिए जो प्री रिक्विजिट था वो मैंने लेक्चर नंबर 0 में बताया है, ठीक है, लेक्चर नंबर मैंने 0 में बताया है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको अगर इसके लिए कुछ तैयार करना है तो नेटवर्क का बेसिक मैं मानता हूं आपको आना चाहिए। नेटवर्क बेसिक के अंदर क्या आना चाहिए, जैसे KVL, KCL, नोडल, मैश, ये चीजें आनी चाहिए। यार ये तो प्रॉपर सिग्नल का सवाल हो गया, चलो बता दो, मैं बता दूंगा इसका भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, क्या आ रहा है, सी। चलो बहुत ही बढ़िया। देखो स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज तो आप जानते हो। अब ये क्या फंडा है सर कि रिकंस्ट्रक्शन कन्वर्जेस, देखो इसका क्या मतलब होता है, मतलब समझना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है यहां पे रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि डिराइविंग टाइम डोमेन वेवफॉर्म, टाइम डोमेन वेवफॉर्म फ्रॉम फोरियर सीरीज। समझ रहे हो, टाइम डोमेन की वेवफॉर्म अगर फोरियर सीरीज से निकाल ली जाए, दैट इज कॉल्ड एज योर रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां पे एक चीज समझना बेटा, कि अब ये जो आपकी फोरियर सीरीज है, ये जो आपकी फोरियर सीरीज है मेरे बच्चों, यहां पे ना ये स्क्वायर वेव डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, सडन जंप जहां आता है वो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। लेकिन फोरियर सीरीज में साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, साइन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बात को समझना, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन cannot be discontinuous, cannot be discontinuous. So we can say Fourier series is invalid at point of discontinuity, at point of
डिसकॉन्टिन्यूटी। जहां जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, वहां पे फोरियर सीरीज के बराबर थोड़ी आ सकता है भाई। ऐसा कैसे कह सकते हो कि सारे साइन के सिग्नल ऐड हुए और फिर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन मैक्सिमम जगह पे कन्वर्ज करेगा, सिवाय किसके, डिसकॉन्टिन्यूटी के। इसीलिए आंसर है रिकंस्ट्रक्शन कन्वर्जेस एट मोस्ट पॉइंट। यहां पे कन्वर्ज करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूटी पे नहीं करेगा। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है भाई? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इट मींस व्हेन वी ऐड द साइनोसॉइड्स टू रियलाइज द ओरिजिनल वेवफॉर्म अगेन, दैट इज कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन। तो लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन। चलो, यहां पे पूछा है कि इसका सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट बताना है। इसका सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट बताना है। ये सिग्नल है आपका, वी नीड द सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल। बताइए जी। पहले इसका ग्राफ बनाओ बच्चों, पहले ना आप इसका ग्राफ बनाओ। और देखो, हम लोग डेली क्लास के अंदर ऐसा ही करेंगे कि डेली क्लास के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में आपके, डीपीपी सेशन अलग से होंगे, ठीक है। डीपीपी विल बी सेपरेट। तो जैसा मैंने बोला, ये कोर्स विल बी मोर लाइक पावर सिस्टम्स। जो अगर आपने पावर सिस्टम देखा है तो उसके जैसा होगा। सिग्नल में कौन से टॉपिक करने बेटा? बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज करना है। देखो यहां पे अगर ना इसका फोरियर सीरीज के लिए पहले फंक्शन का ग्राफ बना लें, तो ये जो t माइनस GIF दिया है ना, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, ये लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ, ये जो है ना, ये फंक्शन, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कहलाता है ये? दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ छत बनी हुई है, इसे कहते हैं सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या कहते हैं? LIF। तो बेटा -1 से 0 के अंदर, -1 से 0 के अंदर इसकी वैल्यू आएगी 0। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि आपको इससे जस्ट बड़ा इंटीजर लेना है। t से जस्ट बड़ा इंटीजर आपको लेना है। तो अगर 0 से -1 में है t, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? 0। -1 से -2 में है, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? -1। तो यहां पे ना अगर आप 0 ऐड करोगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो दिस सिग्नल बिकम्स अपीरियोडिक। सर अपीरियोडिक कैसे हुआ? अपीरियोडिक ऐसे हुआ, या फिर इसको सेमी पीरियोडिक कह सकते हो, क्योंकि लेफ्ट और राइट में सेम नहीं है, ठीक है। लेफ्ट और राइट में सेम नहीं आया ना। बात को समझना, ये जो है ना, ये जो फंक्शन है, इट गिव्स एन इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन t, जस्ट ग्रेटर देन t, ठीक है। तो जैसे -1 से 0 हुआ, -1 से 0 हुआ, तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हुआ? उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हुआ? 0। -1 से -2 का जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हुआ? -1। तो ये वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, ये पॉजिटिव आएंगी। तो यहां पे आप ये कह सकते हो फोरियर सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली गेट में आया था, इसके ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने सेकंड हार्मोनिक ऐसी सीरीज का पूछा है जो पीरियोडिक ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? नन। इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाफ वेव सिमेट्रिक अरुण ऐसा होता है अगर आधी साइकिल बाकी आधी के सिमेट्रिक हो। यानी मान लो अगर ऐसा होता फंक्शन, ऐसे, तो ये आप कह सकते हो हाफ वेव सिमेट्रिक है। जो आधी साइकिल है बाकी आधी उसकी जस्ट नेगेटिव है। यहां पे आधी का आधी नेगेटिव कहां है? कुछ भी नहीं है, ये तो सारे एक जैसे बने हुए हैं। तो ये हाफ वेव सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई यहां तक सबको बढ़िया तरीके से? तो ये बेटा इतना आपको फोरियर सीरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए फॉर स्टडीइंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 ये पता होना चाहिए। बाकी क्या पता होना चाहिए सर? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, ये बेसिक चीजें
सेमीकंडक्टर के बारे में। तो मैं आज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, कौन कौन सी वीडियोस आपको ऑलरेडी देखी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कवर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चल अब बेटा देखो, हमारा प्लस पे अभी अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 26 ऑफ में। अगर आपको इस बैच का हिस्सा बनना है तो मैं इसमें मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं, अभी बेसिक ही चल रहा है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट हुआ है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन अटेंड दीज क्लासेस। इसके बाद मशीन स्टार्ट आने वाला है। ठीक है, और आपका बेटा इस महीने 6th, 13th, 20th और 27th इन 4 दिन पे कॉम्बैट होगा, जिसके अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लेना, कोड आप जानते हो अंकित ESE, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। ठीक है, अंकित ESE के साथ बेटा आपकी 1 ईयर फीस कितनी होगी? 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम है, इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हो, अनअकैडमी से आप लोन भी ले सकते हो, दोनों तरीके से फीस पे कर सकते हो। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर विल बी 45,225 एंड 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर्स। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे और मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अब मिलेंगे कल शाम 6 बजे। थैंक यू।